गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी सीए इंटर। चैप्टर चल रहा है हमारा अमालगमेशन और इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 13.44। अगर आपने इलस्ट्रेशन पूरा रीड कर लिया है तो उसमें एक बात नोटिस करो कि क्वेश्चन के एंड में रिक्वायरमेंट दे रखी है। अरे नहीं नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट लास्ट में ए और बी लिख के दे रखा है कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। इसका जिक्र मैंने पहले लेक्चर में किया था कि अमालगमेशन दो तरीके का होता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज। जो शर्तें लिखी गई हैं वो मर्जर की लिखी गई हैं, परचेज की शर्तें नहीं लिखी गई। 5 इसकी शर्तें थी कि सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर हुए हों, बुक वैल्यू पे टेक ओवर हुए हो, बदले में सिर्फ और सिर्फ शेयर्स दिए हो, सारे इक्विटी शेयर होल्डर आपके इक्विटी शेयर होल्डर बन गए हो एटलीस्ट 90%, और आपका इंटेंशन बिजनेस को कंटिन्यू करने का हो। ये 5 शर्तें पूरी करोगे इन द नेचर ऑफ मर्जर है, और अगर इन 5 में से एक भी पूरी नहीं हुई तो इन द नेचर ऑफ परचेज है। फिर मैंने आपको उस लेक्चर में एक बात बोली थी कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो आप इन द नेचर ऑफ परचेज मानना। क्या मानना? परचेज में। मतलब आईसीएआई का ये स्टैंडर्ड रूल है कि शर्तें पूरी हो रही हो कि ना हो रही हो, अगर मैंने कुछ भी गिवन नहीं, कुछ भी नहीं कहा है तो क्या मानो? इन द नेचर ऑफ परचेज मानो। सर ऐसा क्यों? एएस तो ये बोलता है कि 5 शर्तें पूरी हो जाए तो क्या मानो? मर्जर। नहीं तो फिर क्या मानो? परचेज। तो इसमें जो 5वीं शर्त है ना, वो किसी क्वेश्चन में मेंशनड ही नहीं होती। कौन सी 5वीं शर्त? कि उसका बिजनेस ये लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। जिस कंपनी को परचेज कर रहे हैं उसका बिजनेस ये लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ये कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं होता। बाकी शर्तें पूरी हो जाएगी कि सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर लेंगे, बदले में सिर्फ शेयर्स ही इशू कर देंगे। बदले में सिर्फ शेयर्स ही इशू करेंगे तो भैया उनके सारे शेयर होल्डर हमारे शेयर होल्डर बन ही जाने हैं, है ना? सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे भी कर लेंगे। अब 5वीं शर्त के बारे में तो इसने कुछ बोला ही नहीं कि बिजनेस कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कुछ नहीं बोला तो क्या मानो? परचेज मानो। सॉल्व कैसे करो? परचेज मान के। मतलब मैंने तो सोल्यूशन में आपको फर्क बताया ही नहीं, मैंने फर्क बताया ही नहीं आपको कि देखो परचेज में ऐसे सॉल्व करते हैं और मर्जर में ऐसे सॉल्व करते हैं। फर्क है जो अपन इस क्वेश्चन में समझेंगे। शायद आज ना समझ पाए, कल समझे। आज मैं इंट्रोडक्शन दे दूं उसका, कल अपन सॉल्व करना सीख जाए। लेकिन थंब रूल क्या कहता है कि अगर कुछ गिवन ना हो तो क्या मानो? परचेज मानो। तो अभी तक अपन ने जो कुछ भी सीखा हो, कौन सा सीखा? परचेज वाला सीखा। सेलिंग बुक्स को क्लोज करना परचेज के अकॉर्डिंगली, टेक ओवर करना परचेज के अकॉर्डिंगली। जो सीखा हो क्या सीखा? परचेज सीखा। अब अगर ये बोल रहा है शर्तें पूरी हो रही हैं, एक बार सॉल्व करो परचेज मान के, एक बार सॉल्व करो मर्जर मान के, तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। क्लियर कट समझ में आने लग जाएगा कि परचेज में और मर्जर में क्या फर्क होता है। ठीक है? आप जो सीख चुके हो वो क्या है? परचेज। जो सीखोगे अब वो क्या है? मर्जर। तो पहले परचेज कर लेते हैं, फिर मर्जर में फर्क समझाऊंगा। फर्क समझाऊं उससे पहले एक बात कि क्या क्या एक्टिविटीज होती है हमारे अमालगमेशन में। तो मैंने 4 पार्ट में आपके सॉल्यूशन को डिवाइड कर रखा है कि पहला कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, करना ही करना है, उसके बिना कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो ही नहीं सकता। दूसरा, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, के सेलिंग कंपनी की बुक्स को क्लोज करना। क्वेश्चन में कभी जर्नल एंट्री करने को कहेगा और कभी लेजर अकाउंट बनाने को कहेगा। फिर है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, ठीक है, जिसमें वो टेक ओवर की, परचेज की और पेमेंट की 2 एंट्री करता है, बाकी की एंट्री एडजस्टमेंट्स की होती है। और लास्ट, प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट, तो न्यू बैलेंस शीट बनाना। 4 पार्ट में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इस 4 में से पहले 2 में कोई चेंज नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, इसमें ये इन द नेचर ऑफ मर्जर हो कि इन द नेचर ऑफ परचेज हो, किसी में कोई फर्क नहीं है, दोनों डिट्टो सेम रहेंगे। मतलब अगर ये क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, तो इन द नेचर ऑफ मर्जर के परचेज एक ही सेट बनाएंगे, दोनों में क्या है? सेम है। अगर ये हमसे कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, तो इन द नेचर ऑफ मर्जर की एंट्रीज अलग होगी, इन द नेचर ऑफ परचेज की एंट्री अलग होगी। क्लियर है ये बात? अब क्योंकि एंट्रीज ही अलग अलग हो गई, एंट्रीज का अमाउंट ही चेंज हो गया, तो बैलेंस शीट भी चेंज होगी ही होगी, है कि नहीं?
तो पहले दो दोनों में सेम, दूसरे दो दोनों में अलग अलग। अभी इस क्वेश्चन में आपसे सेलिंग कंपनी के बारे में नहीं पूछा है, वो आपका होमवर्क है, क्योंकि ये बहुत बहुत बेहद बेहद सिंपल है। वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, सेलिंग कंपनी का अकाउंट बनाना, इक्विटी शेयर्स इन सेलिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स इन इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, बेहद सिंपल है, तुमसे होना ही चाहिए। नहीं होता है तो आपको वरदान मिला हुआ है, कोटा में चंबल बह रही है ना, तुम्हें उसके साथ आगे कहीं निकल जाना चाहिए, कोटा में तो नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं अज्यूम करता हूं कि तुम कर लोगे। तो अपन एक काम करते हैं, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं और इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी एंट्रीज करते हैं। पहले जो सीख चुके हैं वो करते हैं, फिर इन द नेचर ऑफ मर्जर नया सीखेंगे और फिर नई एंट्रीज पास करेंगे अपन, ठीक है भाई। ओके, तो पहले दोनों की बैलेंस शीट देख लो आप। जो आपने बताया था कि वो दो कंपनी परचेज करती है लेकिन वो नाम अलग अलग से होता है, नाम तो अलग अलग दिखाते हैं, वो किसका है? तो कंपनी को एक नई कंपनी खरीद लेती है, एक्स और वाई वो मर्ज हो जाती है, एक्स फिर भी अलग रहता है, वाई फिर भी अलग रहता है। कंसोलिडेशन है हाँ, वो अगला चैप्टर है। मुझे बताया था आपने। नहीं बताया था, म्यूचुअल कंपनी ओइंग्स की बात थी, अभी वो बात नहीं करेंगे अपन। वो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स में प्रॉफिट किसने बुक किया था उसकी बात थी, फिर मैंने कह दिया था वो डिफिकल्टी आएगी तो उस चैप्टर में आएगी। इस चैप्टर में तो अपन को सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यू कम करनी है, और किससे कम करनी है, जो रिजल्ट में जनरेट हुआ हो, कैपिटल रिजर्व या गुडविल। तो यहाँ सिंपल है, यहाँ उसको डिस्कस करके हम परेशानी होंगे और कुछ भी नहीं होगा, वहाँ डिस्कस करेंगे कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन और अमालगमेशन में फ़र्क क्या होता है कि अगर मैंने किसी कंपनी को खरीद लिया है तो उस कंपनी के शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे, वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही खत्म हो जाएगा, उसके सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की ओनरशिप मेरी हो जाएगी। कंसोलिडेशन में क्या होता है, मैं कंपनी को बंद नहीं करना चाहता, वो कंपनी अपने नाम से चलती रहेगी, पर मैं मालिकाना अधिकार चाहता हूँ। तो मालिकाना अधिकार के लिए मैंने क्या कहा, कंपनी तुम चलाते रहो, मैं तो शेयर होल्डर से डायरेक्टली क्या खरीद लेता हूँ, शेयर्स खरीद लेता हूँ। कि तुम्हारे शेयर्स अब किसके हो गए भैया, मेरे हो गए, तो 100% शेयर्स मेरे पास आ गए। जो पहले शेयर होल्डर तुम थे, अब वो शेयर होल्डर मैं हो गया, कंपनी वहीं की वहीं चलती रहेगी, कंपनी को कुछ पता ही नहीं पड़ा कि हमारे शेयर होल्डर्स क्या हो गए, चेंज हो गए। तो अब ये प्रोसेस कौन सा होता है, कंसोलिडेशन। इधर तो मैं बात शेयर होल्डर से थोड़ी करता हूँ, इधर तो मैं बात डायरेक्टर से करता हूँ, सबको मनाता हूँ और कंपनी को ही टेक ओवर कर लेता हूँ। कंपनी का नाम ही खत्म, कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही खत्म, कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए थे वो शेयर्स ही खत्म, मैं नए शेयर्स इशू करूंगा मेरी कंपनी के। समझ में आया, क्लियर। कंसोलिडेशन में डिसोल्यूशन नहीं होगा, कंसोलिडेशन में तो दो कंपनी अलग अलग होगी और वो पैरेलल अलग अलग चलती रहेगी साल दर साल। हमें हर साल उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मर्ज करके एक कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने सबमिट करना पड़ेगा, सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से कि अगर कोई नॉर्मल डिसीजन मेकर डिसीजन लेना चाहे कंपनी की नेटवर्थ का, तो किसी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के उसकी गहराई का पता नहीं पड़ता है। तो हमें पूरे ग्रुप का एक साथ बता दो, तब मुझे पता पड़े कि यार ये कितनी बड़ी कंपनी है। तो ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मल्टीपल कंपनीज के एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटेड। ये हर साल करना पड़ेगा। अमालगमेशन तो वंस इन अ लाइफ होगा कि ये कंपनी में खरीद रहा हूं, हो गया अमालगमेशन, अब तो एक ही कंपनी, हर साल उसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते रहेंगे। समझ में आया।